Hi, this is Gaurav and I welcome you to my YouTube channel Study with Gaurav. आज हम बात करने जा रहे हैं अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स चेंजिंग स्कोप एंड एक्सटेंट। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था और कैसे कैसे थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन बाय जुडिशरी कैसे अमेंडमेंट में चेंजेज आए, इसको लेकर के आज हम बात करेंगे। तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, जहां हमने पिछले चैप्टर में फंडामेंटल राइट्स की बात की है, इंट्रोडक्शन टू द फंडामेंटल राइट्स, तो उसके साथ हम अमेंडमेंट को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट आर्टिकल 13 क्लॉज 1 एंड 13 क्लॉज 2, इसकी बात की थी हमने। और आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और 2 ये कहता है कि 13 क्लॉज 1 कि अगर मानिए पार्लियामेंट कोई लॉ इन फोर्स है और वो अगर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे फंडामेंटल राइट को अगर वायलेट करता है, तो जिस लेंथ तक, जिस एक्सटेंट तक वायलेट करेगा, उस एक्सटेंट तक को सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है। और सिमिलरली आर्टिकल 13 क्लॉज 2 एक ऑब्लिगेशन इंपोज करता है किस पे? पार्लियामेंट पे। और पार्लियामेंट पे ऑब्लिगेशन किस तरह का कि लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ नहीं बनाए जो कि किसी भी तरह से फंडामेंटल राइट को हैम्पर करे। ठीक है। तो और चूंकि मेजर प्रोपोर्शन जो है, जो भी अमेंडमेंट को लेकर के है, जहां भी डिस्प्यूट अराइज हुआ है, वो मोस्टली फंडामेंटल राइट के सेंस में हुआ है। दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। In previous lecture we have discussed about features of Indian Constitution, भारतीय संविधान के क्या क्या फीचर्स हैं। तो उसमें हमने बात की थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, भारतीय संविधान, वो ब्लेंड है, मिक्सचर है किसका? फ्लेक्सिबल एंड रिजिड प्रोविजन का। ठीक है। अब फ्लेक्सिबल एंड रिजिड क्यों है? तो यहां पे कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि इजिली अमेंडेबल हैं। ठीक है। और दूसरा है जो कि डिफिकल्ट है अमेंड करने के लिए। तो जो डिफिकल्ट है अमेंड करने के लिए, इसका मतलब वो रिजिड है, उनको बहुत मुश्किल से चेंज किया जा सकता है। और जो फ्लेक्सिबल है वो आसानी से चेंज किया जा सकता है। यहां पे हम एक चीज और देख सकते हैं कि कैसे पार्लियामेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसमें चेंजेस कैसे कैसे आते हैं। तो एक आता है कि जब आर्टिकल 4 के अंदर, ठीक है, आर्टिकल 4 वो कहता है कि आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 के अंदर अगर कोई भी चेंजेस लाए जाते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन वो क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता है। किसको अमेंड करता है? पार्ट शेड्यूल 1 को अमेंड करता है, क्योंकि उसमें टेरिटरी डिफाइन की गई है हर स्टेट की। ठीक है। अगर मानिए कि वो शेड्यूल 4 को उसको करता है, अमेंड करता है, तो कहने का मतलब अमेंड करता है, बट दैट इज नॉट कंसीडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये कहा गया है। दूसरा होता है तरीका कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के अंदर अमेंड करे। ठीक है, बाय पार्लियामेंट। तीसरा है कि जुडिशरी क्या करती है? डिफरेंट इंटरप्रिटेशन के थ्रू भी अमेंड कर देती है। अमेंड का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ चेंज करती है। अमेंड का मतलब है कि वो किसी चीज को, अगर वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी तरह से, तो उसको हटा सकती है, या फिर कुछ इंटरप्रेट करके उसको ऑल्टर कर सकती है। ठीक है। अमेंडमेंट से यहां तात्पर्य है एडिशन, रिमूवल, अल्टरेशन इन एनी प्रोविजन और एनी वर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो ये है फीचर हमारा। अब बात करते हैं आर्टिकल 368 वो क्या कहता है। तो आर्टिकल 368 पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरऑफ। इसका मतलब ये दो बातें बता रहा है। पहला, पावर क्या है, और दूसरा क्या है, इसके प्रोसेस क्या होंगे। ठीक है। तो इन दोनों को हमें समझना पड़ेगा। कैसे समझेंगे?
तो सबसे पहले यहाँ पे पावर ऑफ पार्लियामेंट वर्ड का मतलब समझना है। पावर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो इनिशिएशन ऑफ बिल जो होगा कैन ओनली बी इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ओनली। स्टेट लेजिस्लेचर में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर के बिल इनिशिएट नहीं किया जा सकता है। तो पार्लियामेंट का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों में से किसी भी हाउस में, इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ए बिल रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, कैन बी इनिशिएटेड। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन कि व्हाट इज द प्रोसीजर गिवन। प्रोसीजर क्या दिया गया है, तो देखते हैं कि दो तरह के प्रोसीजर हैं। एक है स्पेशल मेजॉरिटी और दूसरा है स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ नॉट लेस देन 50% स्टेट से रेटिफिकेशन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, तो स्पेशल मेजॉरिटी के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होने पड़ते हैं। पहला कंडीशन कि जो प्रेजेंट एंड वोटेड, जितने मेंबर हाउस में प्रेजेंट हैं उनका नॉट लेस देन 2/3 मेंबर, ठीक है, जो कि प्रेजेंट हैं एंड वोट कर रहे हैं। ठीक है, अगर जितने मेंबर प्रेजेंट हैं उनके 2/3 से कम लोग किसी बिल के फेवर में हैं तो वो बिल पास नहीं होगा, तो उससे ज्यादा होना चाहिए। साथ ही साथ दूसरा कंडीशन जो फुलफिल होना चाहिए वो कहता है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस है उसका 50% से अधिक। ये चूंकि केवल पार्लियामेंट कर सकती है, ठीक है, इसीलिए इसके अंदर जो भी प्रोविजन आएंगे वो सारे क्या होंगे, वो सारे होंगे हमारे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस क्या होंगे, जो अमेंड होंगे स्पेशल मेजॉरिटी तो है ही, साथ साथ नॉट लेस देन 50% स्टेट्स रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब है कि स्टेट्स उसको अपने कंसेंट देने चाहिए, रेटिफाई करना चाहिए स्टेट के द्वारा। नॉट लेस देन 50%, इसका मतलब 50% से अधिक होना चाहिए। और 50% से अधिक इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या होगा कि टोटल कितने स्टेट हैं अभी, 28 स्टेट्स हैं। 28 स्टेट का 50% होता है कितना, 14। तो कम से कम 14 स्टेट अगर किसी बिल को कंसेंट देते हैं तो वो एक्ट जो है वो एक्ट बन जाएगा, वो प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा उसके लिए, असेंट के लिए। और हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट को अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल उनके सामने पेश किया जाता है तो ही इज बाउंड टू साइन। वो उसको रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते, वो उसको होल्ड नहीं कर सकते, उसका रेटिफिकेशन देना होगा। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, यहां पे है कि स्पेशल मेजॉरिटी से क्या क्या अमेंड किया जा सकता है। तो इसमें अगर जो प्रोविजन दिए हुए हैं उनको हम उनके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से देखें तो ऑल दोज प्रोविजन which directly or indirectly change the relation or have impact on state। ठीक है, अब इसका क्या मतलब, स्टेट पे इंपैक्ट कैसे डालेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखिए पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंड का, तो उसमें देखते हैं प्रेसिडेंट, जैसे एक प्रोविजन दिया गया है प्रेसिडेंट इलेक्शन एंड इट्स मैनर ऑफ प्रेसिडेंट। अब देखिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है उसमें कॉलेजियम में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स का भी वोटिंग होता है। अगर मानिए उसको रिमूव किया जाएगा तो जो स्टेट का कंसिडरेशन है इलेक्टोरल का पार्ट होने का वो खत्म हो जाएगा, इसीलिए यहां पे स्टेट की रिक्वायरमेंट है। दूसरा जैसे 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल में अगर मानिए अमेंडमेंट करना है, 7th शेड्यूल बात करता है क्या क्या सब्जेक्ट किसको दिए गए हैं, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में।
अब मानिए कि लिस्ट को अगर टेम्पर करना है, चेंज करना है, और यूनियन लिस्ट में से आज देखा नहीं गया कि उसको किसी को हटा करके स्टेट को दे दिया गया हो, क्या होता है, या तो यूनियन से हटे या फिर स्टेट से हटे, वो मोस्टली कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो अब मानिए कि सब्जेक्ट्स को इधर से उधर चेंज करना है, तो वो स्टेट के राइट्स को हैम्पर करता है, तो उसके लिए भी स्पेशल मेजॉरिटी विथ रेटिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तीसरा, इवन अगर 368 के अंदर ही चेंजेस लाने हैं, आर्टिकल 368 को ही अमेंड करना है, तो क्या है कि अमेंडमेंट प्रोसीजर का नेचर ही बदल जाएगा, तो उसके लिए भी स्पेशल मेजॉरिटी विथ स्टेट रेटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। अब हम आते हैं, इसमें बात करते हैं कि किस तरह से चेंजेज आए हमारे आर्टिकल 368 के अंदर। ठीक है, तो यहां ये स्टार्ट होता है, पहली बार को केस आया था शंकरी प्रसाद सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 में। अब ये केस क्यों आया था वो हमें देखना पड़ेगा। तो शंकरी प्रसाद से पहले फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या करता है कि वो आर्टिकल 31B और 9th शेड्यूल को ऐड करता है। ठीक है, अब देखिए 31B और 9th शेड्यूल को जो ऐड किया जाता है, और कहा जाता है कि 9th शेड्यूल के अंदर जो भी एक्ट डाले जाएंगे वो सारे जुडिशियल रिव्यू से इम्यून होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां पे राइट, मेनली ये कंटेंशन क्या था कि जितने भी लैंड रिफॉर्म्स लाए गए थे तो उन सब को क्या किया गया, 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। तो क्वेश्चन ये राइज हुआ कोर्ट के सामने कि ये तो क्लियर वायलेशन ऑफ जो फंडामेंटल राइट है, और आर्टिकल 30 उस समय राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो फंडामेंटल राइट था। आर्टिकल 19(1)(f) के अंदर। अब जो फंडामेंटल राइट था उसको क्या किया गया कि वहां पे इम्यून बना दिया गया जुडिशियल रिव्यू से 9th शेड्यूल में डाल के। तो कोर्ट ने कहा इस केस में कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है, वो जो क्लॉज 13(3) के अंदर लॉ का डेफिनेशन दिया गया है उसके अंदर लॉ नहीं माने जाएंगे, और जब लॉ नहीं माने जाएंगे तो क्या है, पार्लियामेंट को पावर है किसी भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। ठीक है, तो अब पार्लियामेंट को पूरी फ्रीडम दे दी गई कि वो कुछ भी अमेंड कर सकता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पावर के अंदर, जो आर्टिकल 368 में दिया गया है। ठीक है, इसी चीज को दोबारा से कोर्ट ने जब 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1964 में, तो सज्जन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान केस 1965, उसमें क्या किया कि अपहेल्ड किया शंकरी प्रसाद के जजमेंट को। इस समय भी यही हुआ कि जो 9th शेड्यूल में कुछ नए एक्ट को ऐड कर दिया गया था, तो शंकरी प्रसाद के जजमेंट को कंफर्म किया कि पार्लियामेंट हैज कंप्लीट फ्रीडम टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी बीच पंजाब में क्या हुआ कि लैंड रिफॉर्म्स लाए गए और उसको फिर से ऐड कर दिया गया, कहां, 9th शेड्यूल में। अब जब 9th शेड्यूल में ऐड किया गया तो वहां पे गोलकनाथ के फैमिली से 3 रिट दायर किए गए। ठीक है, और ये 3 रिट दायर किए गए, और तीनों रिट क्या थे कि वही लैंड रिफॉर्म्स को लेकर के चैलेंज किया गया था। तो ये 11 जजेज का बेंच था। बेंच क्या होता है, बेंच का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेज सिटिंग टुगेदर फॉर ए स्पेसिफिक केस। ठीक है, जैसे हाई कोर्ट में सिंगल जज बेंच होते हैं, डिवीजन बेंच होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं कि 3 जज 5 जज, और ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो होगा, जो बेंच कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन को देखेगी, दैट शुड नॉट लेस देन 5 जजेज, मतलब मिनिमम 5 जजेज की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे 11 जज बेंच बैठी और 11 जज बेंच ने 6:5 से अपना वर्डिक्ट दिया। अब वर्डिक्ट में क्या हुआ कि इन्होंने जो पहले का जो पोजीशन था कि
पार्लियामेंट को पूरी फ्रीडम है, वो कुछ भी चेंज कर सकते हैं, वो किसी भी प्रोविजन को अल्टर कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको बिल्कुल ही रिवर्स कर दिया। ठीक है, रिवर्स क्या कर दिया कि कहा कि पार्लियामेंट हैज नो पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स बिकॉज इट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज 1। इसका मतलब इन्होंने माना कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो भी लॉ के डेफिनेशन के अंदर लॉ होगा। वंस एनीथिंग इज अ लॉ that must not violate article 13 clause 1। और कहा कि फंडामेंटल राइट जो हैं वो सेक्रोसेंक्ट हैं, उनको कोई टच नहीं कर सकता। दे आर कंप्लीट इम्यून फ्रॉम एनी काइंड ऑफ टेम्परिंग। ठीक है, लेकिन इसमें कोर्ट ने क्या किया कि कहा कि ये प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग है। प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का मतलब कि जो वर्डिक्ट दिया गया वो जिस दिन से वर्डिक्ट आया उसके बाद लेटर फेज में ये एप्लीकेबल होगा। जो पहले जो अमेंडमेंट हो चुके हैं, पहले जो 9th शेड्यूल में चीजें डाली जा चुकी हैं, उनको ये हैम्पर नहीं करेगा, आगे से नहीं हो सकता। अब देखिए, गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में एक क्या कहें उसको, कंटेंशन अराइज हुआ, एक झगड़े का सिचुएशन आ गया। दोनों अपने अपने पावर्स को लेकर के एग्रेसिव हो जाएंगे। तो इस वर्डिक्ट के रिएक्शन में जो उस समय के गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया कि 24th अमेंडमेंट एक्ट लेके आए। और 24th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आर्टिकल 13 क्लॉज 4 ऐड कर दिया गया। अभी तक 3 थे। आर्टिकल 1 जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की बात करता है, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 जो कि प्रोहिबिशन की बात करता है, आर्टिकल 13(3) जो लॉ को डिफाइन करता था, बताता था कि लॉ का मतलब क्या क्या है। तो 13 क्लॉज 4 जोड़ दिया गया और जिसमें कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर नॉट लॉ फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज 1। ठीक है, जो 13 क्लॉज 1 के नेचर में जो मतलब के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो जो 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होंगे वो लॉ नहीं होंगे। और इसी के साथ पार्लियामेंट को पूरी पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पूरी फ्रीडम दी गई, तो फिर से क्या होगा कि अब जो पुरानी सिचुएशन थी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ये चेंज हो गई, क्योंकि राइट्स को चेंज तो नहीं किया लेकिन मैनर ऑफ राइट्स को चेंज कर दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा। तो नाउ अगेन क्वेश्चन कम बिफोर द कोर्ट इन केशवानंदा भारती केस, वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट। ठीक है, और लैंडमार्क इसीलिए क्योंकि इसमें जो रूलिंग दी गई थी वो आज तक अप्लीकेबल है। आने वाले समय में क्या होगा नोबडी कैन से, बट अभी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो दी गई वो अभी भी अप्लीकेबल है। ठीक है, तो केशवानंदा भारती केस में क्या हुआ कि केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट में अमेंडमेंट किए गए। उस अमेंडमेंट को केशवानंदा भारती जो हैं उन्होंने चैलेंज किया। अभी रिसेंटली केशवानंदा भारती की डेथ हुई है। ठीक है, माय हार्टिएस्ट कंडोलेंस फॉर हिम, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। बट इन्होंने हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दी। अगर इन्होंने केस नहीं डाला होता तो हो सकता है कि हमें ये नहीं मिला होता। तो दिस इज रेलिवेंस फॉर केशवानंदा भारती इन इंडियन कंटेक्स्ट। ठीक है, तो 13 जज बेंच जो थे उन्होंने 7:6 की मेजोरिटी से कहा कि पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को पूरी छूट है, वो कुछ भी अमेंड कर सकता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड। ठीक है, इन्होंने उस पे एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा दी। अब क्वेश्चन आता है कि बेसिक स्ट्रक्चर से क्या मतलब है। तो बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि ऐसे प्रोविजंस, दोज प्रोविजंस विदाउट विच this constitution lost its uniqueness।
और आइडेंटिटी। ठीक है, मतलब जो ऐसी प्रोविजंस हैं जिनसे कि कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक है, इसकी अपनी जो आइडेंटिटी है, जैसे हम क्या कह सकते हैं, सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सच प्रोविजंस विच डू नॉट हैव एनी आइडेंटिटी डिस्टिंक्शन दैट कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट, बट जिसके साथ आइडेंटिटी जुड़ा है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स जुड़े हैं, उनको अमेंड नहीं किया जा सकता। बट यहां पे क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या होंगे वो केशवानंदा भारती केस 1973 में नहीं बताया गया। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे जज थे जिन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए। वो एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे कि सोवरेनिटी कि जो प्रियम्बल में दिया हुआ है ना, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो उस समय सोशलिस्ट तो था नहीं, सेकुलर भी दिया हुआ नहीं था, लेकिन क्या कहा गया कि सोवरेनिटी, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, रिपब्लिकन नेचर, फेडरल कैरेक्टर, सेकुलर कैरेक्टर, तो दीज कैन नॉट बी अमेंडेड। ठीक है, और इसी चीज को मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1980 में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो दी गई थी केशवानंदा में, उसको अपहेल्ड किया गया, उसको री एम्फेसाइज किया गया कि नहीं, जो जजमेंट दिया गया था वो जजमेंट बिल्कुल सही है और वो ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से पार्लियामेंट में की जो पावर थी उनको लेकर के चेंजेज आए, और आज की कंडीशन यही है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दी गई है उसके अंदर कोई प्रोविजन है तो उसको अमेंड नहीं किया जा सकता, उसको छोड़ करके पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है। अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था, जिसने आर्टिकल 124 ए बी सी ऐड किए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के नाम पे उसको क्या किया, स्टक डाउन कर दिया। इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बिकेम पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। सिमिलरली एसआर बोम्मई केस में क्या हुआ, 1996 यहां पे केस था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस कर दिया था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेकुलरिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेकुलरिज्म को मेंटेन करे। अगर वो नहीं कर पाती है, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू डिसमिस द गवर्नमेंट इन द नेम ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। तो ये थे अमेंडमेंट प्रोसीजर और उसके अभी रेलिवेंस। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आप लिखने की कोशिश कर सकते हैं कि जैसे मानिए कि पूरी फ्रीडम है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पार्लियामेंट के पास, लेकिन क्या है कि जैसे जैसे केसेस आ रहे हैं तो जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जैसे डेमोक्रेसी को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया राजनारायण वर्सेस ये इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस में, ठीक है, 1977। उसी तरह सेकुलरिज्म को एसआर बोम्मई केस में। तो इस तरह से जैसे जैसे बेसिक स्ट्रक्चर के पॉइंट्स, जो टर्म्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उनको बढ़ाते जाने से लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो क्या हो रहा है, उसकी फ्रीडम जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन इज लॉन्ग लिस्ट ऑफ कंपोनेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इंपोज लिमिटेशन ऑन लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट, कमेंट। ठीक है, इसको लिखने का प्रयास कीजिए। अगर लिखते हैं you can upload in comment section. I will definitely reply to you. Thank you so much. Thanks for watching.